हेलो फ्रेंड्स, ये जो है एक कक्षा 10 वालों के लिए जो है उनके एनसीईआरटी साइंस का पाठ 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, उसका लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 पढ़ा है। उसमें आपने जाना है कि कार्बन की विशेषताओं के बारे में, कि कार्बन जो है कि प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है। कार्बन पाया जाता है ना, खनिजों से प्राप्त होता है 0.03%, और वायुमंडल में CO2 के रूप में पाया जाता है 0.02%। और इसकी पढ़ा है सहसंयोजी नेचर के बारे में, कि कार्बन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का प्रयास ही क्यों करता है। शेयरिंग करके बनाता है सहसंयोजी बंध, और सहसंयोजी बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, सहसंयोजी यौगिक। और इनकी प्रॉपर्टी वगैरह के विषय में मैंने आपको बंध में ही पढ़ा दिया है। इस तरह से यौगिकों के क्वथनांक गलनांक कैसे कम होते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है, वांडरवाल्स बल, कमजोर वांडरवाल्स बल, ये सब लिखा है। कि ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाए जाते हैं। और क्या लिखा है कि विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सब लिखा है आपने। और क्या लिखा आपने, लिखा कि ये जल में घुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक विलय को जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सब में क्या होते हैं, घुलनशील। सहसंयोजी जो अणु होते हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सब में घुलनशील होते हैं। यही प्रॉपर्टीज वगैरह आपने लिखा है उसके पहले। और आपने उसमें जो क्या पढ़ा है, पार्ट 1 में क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है कार्बन के अपर रूपों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। कि कार्बन के अपर रूपों के स्थायित्व को मैंने लिखाया था कि कौन सा अपर रूप ज़्यादा स्थायी, कौन सा कम स्थायी। ये लिखा था ना, ग्रेफाइट ज़्यादा स्थायी होता है, उसके बाद हीरा, उसके बाद फुलेरिन सबसे कम स्थायी होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ये दोनों क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फुलेरिन क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, मानव निर्मित होता है। इसके बाद आपने लिखा था कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कि कार्बन इतना अधिक संख्या में जो यौगिक बना रहा है उसके लिए उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं जो कि कार्बन को इतनी अधिक संख्या में यौगिक बनाने में सहायता कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपने श्रृंखलन पढ़ा है। उसके बाद आपने पढ़ा है चतुसंयोजकता। इसके बाद पढ़ा है बहुआबंध। श्रृंखलन का मतलब है कि कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर जो है एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसी गुण को आप क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। और यह गुण कार्बन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन में पाया जाता है श्रृंखलन का गुण। इसके बाद लिखा है चतुसंयोजकता। अब ये उसमें क्या लिखा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसकी पूर्ति, मतलब 4 होने का मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, जिसकी पूर्ति यह है स्वयं से तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ में ऑक्सीजन, इन सब के साथ में क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाकर करता है। सहसंयोजी बंध बना के जो है अपनी चारों संयोजकताओं को पूर्ण करता है। इसके बाद आपने लिखा था बहुआबंध। बहुआबंध में क्या लिखा था आपने कि कार्बन जो है स्वयं के साथ में तथा बहुसंयोजी परमाणु जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक संयोजी होता है। क्लोरीन की संयोजकता सामान्य केस में एक होता है क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के साथ में, स्वयं के साथ में, इसके अलावा इन सब के साथ में क्या करता है, बहुआबंध बना सकता है। बहुआबंध का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या दोनों। इसके बाद आज आपको पढ़ाया जाएगा क्या, कार्बनिक यौगिकों के संबंध में जैव शक्ति का सिद्धांत पढ़ना है। मतलब कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है और पढ़ना है किसके बारे में, जैव शक्ति के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कार्बनिक यौगिकों की विशेष डेफिनेशन क्या है। देखो, कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा आप 2 प्रकार से पढ़िए। एक स्रोत के आधार पर, कि जो वास्तविक डेफिनेशन यही है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ये आपके लिए जानकारी भी है, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं किससे प्राप्त होते हैं, जीव से। जीव का मतलब जंतु अथवा पौधा। जंतु अथवा पौधे से जितने भी यौगिक प्राप्त होते हैं, जितने भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कार्बनिक। जीव शरीर से, जीव शरीर का मतलब जंतु अथवा पौधा, प्राप्त होने वाला जितना भी यौगिक है, जितना भी पदार्थ है, वो सब क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक की कैटेगरी में क्या पढ़ेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जानते हैं, DNA, RNA, ठीक है। ये सभी किससे बने होते हैं, ये सभी कार्बनिक यौगिक जो कि कहीं ना कहीं हमको जीव शरीर से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, स्टार्च वगैरह जीव शरीर से, पौधे से मिल रहा है। प्रोटीन मिल रहा है जंतुओं से, पौधों से मिल रहा है, दाल वगैरह में प्रोटीन है।
यही बात हो रही, प्रोटीन वसा है, ठीक है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स है, न्यूक्लिक अम्ल्स हैं। इसके अलावा एंजाइम्स जानते हैं, एंजाइम्स को भी इसमें आएगा। एंजाइम को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, उच्च कक्षाओं में। एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बताया जा रहा है परिभाषा, आपको यही लिखना है जब आएगा एग्जाम में, यही लिखिए आप लोग, कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा क्या है। तो बोलेंगे जितने भी कार्बन युक्त यौगिक है सभी कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन युक्त यौगिक, ऐसा जितने भी ना कहें आप लोग, ऐसा बोलो, कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, सभी नहीं। कार्बन सामान्य केस में जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। कार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो, ऑक्साइडो, सल्फाइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, साइनेटो आदि को छोड़कर। देखो सामान्य केस में जानते नहीं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन सब में कार्बन पाया ही जाता है। आप लिख सकते सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन युक्त हो, मतलब कार्बन नहीं है ऐसा कोई संभावना नहीं है। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं? हाँ, कार्बन युक्त होते, कार्बन रहबे करेगा, लेकिन कार्बन हो हमेशा ही, मतलब जब भी कार्बन हो हमेशा कार्बनिक कह देना, ये तर्क संगत बात नहीं होगी, इसमें कुछ एक्सेप्शन रखने पड़ेंगे। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब क्या होते हैं? कार्बन युक्त होते हैं, कार्बन रहेगा। इसी प्रकार से इसका डेफिनेशन बना दिया गया कि भाई कार्बन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक, ऐसे परिभाषा बना दिया गया। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन था लेकिन वो कार्बनिक नहीं थे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, साइनेट है। साइनाइड का फार्मूला होता है CN-, और जो साइनेट होता है वो होता है CnO-। साइनाइड का फार्मूला होता है CN-, साइनाइड आयन, और एक क्या होता है? साइनेट, CnO-। ठीक है, तो मतलब थोड़ा जानते हुए इससे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि जो इससे मान लो कोई कह दे सोडियम कार्बोनेट, कोई कह दे कैल्शियम कार्बोनेट, कोई कह दे सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फाइड का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। इसके बाद सोडियम साइनाइड है, सोडियम आइसोसाइनाइड है। कैल्शियम साइनाइड भी हो जाए वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। कार्बन रहेगा फिर भी होगा, कार्बनिक होगा। इसके बाद एक है सोडियम साइनेट या पोटेशियम साइनेट, KCNO। CNO का मतलब साइनेट होता है, K+CNO- KCNO। और एक होता है अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इनमें क्या है? कार्बन है, कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक है, ठीक है। तो इनमें कार्बन है फिर भी ये क्या है? अकार्बन है। तो थोड़ा सा आप जानते रहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या? जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत, अंग्रेजी है वाइटल फोर्स थियरी, वाइटल फोर्स थियरी। अब देखिए ध्यान से, जैव शक्ति का सिद्धांत क्या बोलता है। देखो जैव शक्ति का सिद्धांत 1815 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने प्रस्तुत किया। ये सब आप लिख लेंगे ना कि यह सिद्धांत जो है 1815 में किसने प्रस्तुत किया? हाँ, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने प्रस्तुत किया। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है? देखो ध्यान से, आप लिखेंगे कि यह सिद्धांत जो 1815 में जे बर्जीलियस ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार क्या पता है? इसके अनुसार
मतलब इस सिद्धांत के अनुसार। अगर आप एनसीईआरटी का लैंग्वेज लिखेंगे तो बोलेंगे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की आवश्यकता होती है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यही है ना कि जो जो कार्बनिक यौगिक है जीव शरीर के अंदर खुद ही बनेगा। बाहर जितने भी यौगिक थे सब अकार्बनिक थे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह था, ये सभी थे, लेकिन ये सब अकार्बनिक थे। अभी कार्बनिक वाली बात करनी, कार्बनिक जानते हैं, जैसे मतलब मीथेन हो गया, एसिटिक अम्ल, ये सब कार्बनिक होता है। यूरिया जो जीव शरीर से मिलता है यार, मीथेन भी जीव शरीर से मिलता है, एसिटिक अम्ल भी मिलता है, हाँ। यूरिया वगैरह ये सब कहाँ से मिलते हैं, ये फार्मिक अम्ल हो गया, वो भी कार्बनिक होगा, ठीक है। तो ध्यान दे क्या है कि इसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जैव शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यही है कि भाई जीव शरीर के बाहर नहीं बना सकते, जैव शक्ति कहाँ रहेगा, जीव शरीर के अंदर रहेगा। जैव शक्ति कहाँ रहेगा, जीव शरीर के अंदर। इसका मतलब यही है कि जीव शरीर के अंदर ही बना सकते हैं कार्बनिक यौगिक, बन सकता है, बनाएंगे नहीं, बन सकता है अपने आप कार्बनिक यौगिक, उसको बाहर नहीं बना सकते। या इसी को एक तरीके से वो लिख सकते हैं आप, आवश्यकता होती है, अर्थात ये भी कह सकते हैं, अथवा कह सकते हैं ना, अर्थात या अथवा कहो, कार्बनिक यौगिक, भाई बाहर अगर बनाने की बात है, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बनाया जा सकता। इसका मीनिंग समझो बस कि बाहर जितने भी यौगिक सब अकार्बनिक थे, कार्बनिक जो सा जीव शरीर के अंदर ही बन रहा है। जैव शक्ति की आवश्यकता का मतलब यही है कि जीव शरीर के अंदर बन रहा है, उसको बाहर नहीं बना सकते, बाहर अकार्बनिक, तो अर्थात अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों को नहीं बना सकते हैं, बाहर नहीं बना पाएंगे। यही रटें आप लोग थोड़ा सा, अर्थात कार्बनिक यौगिक का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अकार्बनिक यौगिकों से नहीं किया जा सकता। अकार्बनिक देखो इसमें आ रहा है, यौगिकों से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जानते रहिए आप लोग, ठीक है। ये दिया था जब ना बर्जीलियस जी ने ना, कि कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था, फ्रेडरिक होलर। उसने क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट, क्या किया उसने, हाँ, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट, अकार्बनिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया, हाँ, कार्बनिक यूरिया का निर्माण किया। तो आप लिख लेंगे ना कि सन 1828 में वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, प्रयोगशाला में अकार्बनिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया, कार्बनिक यूरिया का निर्माण किया। इस प्रकार सबसे पहले बन गया कार्बनिक यौगिक कौन, यूरिया। तो देखो क्या किया, 1828 में फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, फ्रेडरिक होलर, नहीं बता रहे इन्होंने जानते क्या किया, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4CnO जो कि अकार्बनिक था, अकार्बनिक, इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद इसमें जानते कौन सी अभिक्रिया हुई थी, पुनर्विन्यास। इसमें परमाणुओं की व्यवस्थाएं बदल गई, अणुसूत्र समान रहा, बस परमाणुओं की व्यवस्थाएं बदल गई, पुनर्विन्यास। अंग्रेजी क्या है, रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास हुआ। पुनर्विन्यास के बाद क्या बना, यहाँ बना था NH2CO NH2 यूरिया।
ठीक है, ये क्या था, यूरिया बना था। इसे क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक या सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक। इसने वही बना दिया भाई, और इसने जानबूझकर नहीं बनाया, एक्सीडेंटली इससे बना था ये। वो गर्म कर रहा था उसको, फिर उसने देखा कि ये बन गया। और यूरिया भाई, यूरिया तो कार्बनिक हो ही करता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में सबसे पहले इसने बना दिया कार्बनिक यौगिक। अब इसके बनने के बाद फिर वैज्ञानिकों में क्या हो गई भाई, तुलना होने लगा कि होड़ लग गई बनाने में कि और बनाया जाए कार्बनिक यौगिक को। ठीक है, प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जानते रहिए आप लोग ना। अब इसके बाद जानते हैं दूसरा प्रयास किया था किसने भाई, 1845 में कोल्बे ने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की क्रिया से परस्पर क्रिया से क्या बना लिया, एसिटिकम। ACH3COOH एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। इसके बाद जानते हैं 1856 में बर्थेलॉट ने क्या किया, कार्बन व हाइड्रोजन की परस्पर क्रिया से क्या बनाया, मीथेन। और इस प्रकार बनना शुरू हो गया, कार्बनिक यौगिकों को जो है प्रयोगशाला में बनने शुरू हो गए। तो इस प्रकार जो है आप कह सकते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसका कहना था कि कार्बनिक यौगिकों को जो है अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बना सकते। कार्बन भी तो अकार्बनिक है, कार्बन अकार्बनिक है, बता दें। इससे कार्बन रहेगा जरूरी नहीं कार्बनिक हो जाएगा। ठीक है, कार्बन से बना लिया गया है, तो अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक बनने शुरू हो गए प्रयोगशाला में। तो मॉडर्न सिद्धांत मतलब क्या होना चाहिए, आधुनिक सिद्धांत होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक जीव शरीर के अंदर स्वतः बनते हैं, इनको प्रयोगशाला के अंदर भी बनाया जा सकता है। आधुनिक सिद्धांत कार्बनिक यौगिकों के विषय में ऐसा होना चाहिए कि क्या, कि कार्बनिक यौगिक जीव शरीर के अंदर स्वतः बनते हैं। तो भाई फैक्ट है, ये खुद भाई बनता है अंदर अपने आप। हाँ, लेकिन उसको बाहर भी हाँ प्रयोगशाला में बना सकते हैं। मीथेन का निर्माण किया। जानते हैं, देखो कार्बनिक यौगिकों का मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बनिक यौगिकों की जो आधुनिक परिभाषा है ना, आधुनिक परिभाषा जो मॉडर्न में चलती है, लेकिन अभी आपके वही सही था कि कार्बोनेटो बाइकार्बोनेटो ये सब को छोड़कर जो आधुनिक परिभाषा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा जानते हैं क्या लिखी जाती है, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न। कौन भाई, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब यही परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा है कि हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
अभी आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। जितने भी हाइड्रोकार्बन आपने सुना होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का नाम सुना होगा आपने, वो सब हाइड्रोकार्बन, इथाइन, ये सब ना, ये सब हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो अभी आप हेडिंग करेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो थोड़ा सा सुनो, पहले आप लोग एक बार जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन को जानना। हाइड्रोकार्बन, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि हाइड्रोजन होगा, वो क्या होगा, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होगा और कार्बन है, तो उन सभी यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है जिनमें क्या पाया जाए, कार्बन और हाइड्रोजन, जिनमें कि जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं या जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उन यौगिकों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको लिखे फटाफट, डेफिनेशन लिखे, नहीं लिख रहा था ना, अच्छा रुक, देखिए इसकी परिभाषा लिखिए आपने, हाइड्रोकार्बन लिखो। देखिए वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब लिखिए हेडिंग, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार किसके आधार पता है, कार्बन कार्बन के बीच बंध के आधार पर, आबंध या बंध कह सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है, तो जो कार्बन हाइड्रोजन होगा, बहुत सारे कार्बन बहुत सारे हाइड्रोजन रहेंगे, तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन में ही दिक्कत है कि कार्बन सिंगल बना सकता है, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, तो उसी के आधार पर इसको बांटा गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो कहा जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या पाया जाए, सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो हमेशा सिंगल रहबे करेगा, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वे यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल पाया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों रहेगा तो भी कहा जाएगा असंतृप्त, डबल ट्रिपल दोनों साथ में होगा तो भी क्या कहा जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो लिखो, देखिए आप लोग, कार्बन कार्बन के बीच आबंध या बंध, आबंध को चाहे बंध को, आबंध की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
पहला हेडिंग करें आप लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो फटाफट, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखो, वे यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन लिखे हैं, वे हाइड्रोकार्बन या वे ब्रैकेट में यौगिक कह देना, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो इसके अंतर्गत एल्केन या एल्केनो भी कह सकते हैं, एल्केन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जिनका सामान्य सूत्र, जिनका सामान्य सूत्र CmH2n+2 होता है। CmH2n+2 होता है। अगला हेडिंग करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध पाया जाता है, द्विबंध अथवा त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध अथवा त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हो गया ना, लिखो। इसके अंतर्गत एल्कीन व एल्काइन का अध्ययन किया जाता है। एल्कीन व एल्काइन
अंग्रेजी क्या होता है, इसको लिखते हैं एल्कीन, इसको एल्काइन, इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, एल्केन। एल्कीन व एल्काइन का अध्ययन किया जाता है जिनका सामान्य सूत्र क्रमशः CnH2n व CnH2n-2 होता है, जिसका सामान्य सूत्र क्रमशः CnH2n व CnH2n-2 होता है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, आप एक चीज जानते रहिए कि एल्केन का अध्ययन, अल्केन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन या एल्काइन कब कहा जाता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। एल्कीन या एल्काइन कब कहा जाता है, देखो ध्यान से, जब बहुत सारे कार्बन रहे, एक वाली नहीं, बहुत सारे कार्बन रहे और सभी कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो बोलेंगे एल्केन। और जब बहुत सारे कार्बन रहे, उनमें किसी एक स्थान पे डबल बॉन्ड पाया जाए, बहुत सारे कार्बन हो, किसी एक स्थान पे डबल, बाकी सिंगल रहेगा, चलेगा, बाकी सिंगल रहे, बाकी सिंगल, एक स्थान पे डबल हो जाए तो उसे कहा जाएगा एल्कीन। एल्कीन। और जब बहुत सारे कार्बन रहे, उनमें किसी एक स्थान पे ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइन का मतलब ये नहीं कि हर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे, नहीं। एल्कीन का कतई ये मतलब नहीं कि हर कार्बन के बीच डबल रहेगा, नहीं। एल्कीन का मतलब है कि जितने भी कार्बन हो, उनमें किसी एक स्थान पे डबल बॉन्ड एक बार आ जाए, बाकी सब सिंगल रहे। एल्काइन का मतलब है कि जितने भी कार्बन हो, सभी के बीच, सभी में मतलब सिंगल बॉन्ड, किसी एक स्थान पे ट्रिपल हो जाए बस, ठीक है, उसे एल्काइन कहा जाता है। अच्छा देखिए ध्यान से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में देख क्या, देखो ध्यान से, एल्केन CnH2n+2, ये इसका फार्मूला है। एल्कीन क्या है, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ फार्मूला में, चलो, CnH2n+2, इसका फार्मूला क्या है, CnH2n। और एल्काइन का क्या है, CnH2n। आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एल्कीन कैसे जानते हैं, एल्कीन कैसे पता करना है, कि जब कभी भी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का दोगुना हो, CnH2n, जब हाइड्रोजन कार्बन का दोगुना होता है तो सामान्य केस में उसे क्या कहा जाता है कि भाई ये एल्कीन का फार्मूला है, एल्कीन का फार्मूला है। और एल्कीन कब होगा, जब इसी में 2 बढ़ा दो, कि जो हाइड्रोजन दोगुना है उसी में 2 और बढ़ा दीजिए आप, कार्बन के दोगुने से 2 ज़्यादा, हाइड्रोजन जब कार्बन के दोगुने से 2 ज़्यादा हो जाए, +2 हो जाए, तो उसे कहा जाता है एल्केन, अल्केन या एल्केन। जब हाइड्रोजन कार्बन का डबल हो तो एल्कीन होगा, अगर यही हाइड्रोजन जो है कार्बन के दोगुने से 2 ज़्यादा हो जाए तो अल्केन होता है। और अगर यही हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से 2 कम हो जाता है तो एल्काइन। आप इसको रट लो कि अल्केन, एल्कीन में 2 बढ़ा दिया जाए, +2 करोगे तो ये अल्केन, -2 करेंगे अल्काइन, ठीक है। अब देखो तीनों में, देखो अल्केन, एल्कीन, अल्काइन में, तीनों में जानते हैं कॉमन है, कॉमन है अल। क्या कॉमन है, अल का वर्ड कॉमन पा रहे हैं। डिफरेंस किसका है, एन का, ईन का और आइन का। अल का वर्ड सब में कॉमन है, एन का डिफरेंस है, आइन, ईन का डिफरेंस है, आइन का डिफरेंस है। जो यहाँ अल्क नहीं है, अल्क वर्ड दिखाता है कार्बन की संख्या, किसको दिखाता है, ये दिखाता है कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या 1 हो जाती है ना, कार्बन की संख्या अगर 1 होती, C1,
उस केस में लिखा जाता है मेथ। तो आपको इसका गिनती याद है, यूनान की गिनती, यूनान, ये यूनान का गिनती है कि कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने के लिए इस गिनती का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो उस केस में मेथ लिखा जाता है, कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ लिखा जाता है, 3 होती है तो क्या लिखा जाता है, प्रोप, 4 होती है ब्यूट लिखा जाता है, 5 होती है तो पेंट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पेंट लिखा जाता है, 6 होती है क्या लिखा जाता है, हेक्स, 7 होती है हेप्ट लिखा जाता है, 8 होती है ऑक्ट लिखा जाता है, 9 होती है नोन लिखा जाता है, 10 होती है तो डेग लिखा जाता है। आपको 10 तक याद रखना है। 11 होने पर अंडेक लिखा जाता है, इसको याद नहीं रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, अंडेक। 12 होने पर क्या लिखा जाता है, डोडेक, ETC। ये दिखाता है कार्बन की संख्या। अब देखो ध्यान से, सुनो पहले ध्यान से, समझ लीजिए ध्यान से, कि देखो अगर अल्केन हो चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन, उसमें डिफरेंस है कार्बन की संख्या। अब बाकी सूत्र का डिफरेंस है। मान लीजिए आपने अल्केन पहचान लिया कि ये अल्केन है। देखो अगर देखो आप इसका नाम जानते क्यों अल्क लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको कार्बन की संख्या पता नहीं। अगर अल्केन में कार्बन की संख्या 1 आ जाएगी ना तो आप उसको अल्केन नहीं कहेंगे, मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ। देखो हम अल्क तब तक कह रहे जब तक हमको कार्बन की संख्या नहीं पता है। अगर आपको पता है कि वो अल्केन है तो भाई कार्बन की संख्या देखो कितना है उसका, 5 कार्बन पेंटेन लिख दिया जाएगा, 6 कार्बन क्या लिख दिया जाएगा, हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन लिख दिया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना। अगर वही है मान लो कार्बन की संख्या 2 रहे, अगर आप पहचान लिया कि एल्कीन है, क्या पहचान लिया आपने, और फार्मूले से पहचान लो। जैसे मान लो आपको दिया हो ऐसा, देखो जैसे C3 दिया है या H8 दिया है, पूछिए क्या है, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन। देखो ये अल्केन है यार। जैसे सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि C3H8 फार्मूला है, पूछे कि ये अल्केन है कि अल्कीन है अल्काइन है, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज़्यादा है, अल्केन है। क्या है, हाँ। आपसे कहा जाए कि ये बताओ ये क्या है, ये भी अल्केन है। क्या है, पहचाना सीखिए। अब मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि बताओ ये क्या होगा, आपसे कह के बताओ ये क्या होगा, ये एल्कीन है, हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना है, ये एल्कीन है। एल्काइन किसे कहेंगे आप, अगर यही मान लो हाँ C2H2 आ जाए, मतलब 2 गुना 4 होता है, 2 ही रहे, 2 कम हो जाए। और जैसे मान लो C5H8 आ जाए, 2 गुना से 2 कम हो जाए, C4H6 आ जाए, ये 3, ये हाँ ये अल्काइन है। अभी देखो मतलब इनको मिला के बोल सकते हो अल्काइन, ये भी अल्कीन है, ये अल्केन है यार, मैं मिस्टेक हो गया, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर बोले कि इसका नाम क्या हो, इसका नाम क्या हो, तो अल्क किसे दिखा रहा है, कार्बन की संख्या जब हमको मालूम ना हो। लेकिन अगर कार्बन की संख्या मालूम है तो उसका नाम दिखा, इसका नाम बोलेंगे ये अल्केन के ही हैं भाई, ये सब अल्केन ही हैं। लेकिन अल्केन में कौन सा एल्केन, इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। पहचान लो कार्बन की संख्या ना भाई, एल्केन पहचानो कि अल्केन ही है। अब वहाँ कार्बन की संख्या देखिए आप लोग कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो प्रोप लिखेंगे, एन प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ करेंगे देखो एथीन, क्या लिखेंगे इसके लिए, एथीन, क्योंकि एल्कीन है। क्या है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, पेंटीन। क्या लिखा जाएगा, पेंटीन है। नाम लिखना सीखिए। अब इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। हालांकि स्ट्रक्चर बनाना आप जानते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। इसका नाम एथीन, इसका नाम पेंटीन, इसका क्या नाम होगा, एथाइन। 2 कार्बन के लिए एथ लिखना है। देखो कार्बन की संख्या के लिए ऐसा नहीं कि पता लगा
यहाँ कार्बन के 5 के लिए 5 पेंट लिखेंगे, यहाँ कार्बन 5 के लिए पेंट नहीं, नहीं, कार्बन की संख्या के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कार्बन की संख्या के लिए वही लिखेंगे जो वहाँ, मतलब जो एल्केन में कार्बन की संख्या के लिए लिखा जाएगा, मूलाक्षर बोलते हैं उसको, मतलब जो लिखा जाएगा वो अल्कीन में भी लिखा जाएगा और वो अल्काइन में भी लिखा जाएगा। तो यहाँ अगर आपने पेंट कहा, यहाँ भी पेंट कहोगे, बस देखो कि ईन लगाना है, ईन लगाना है, आइन लगाना है। अगर वो एल्केन होगा तो ईन लगा देना, अगर वो अल्कीन है ईन लगा देना है, अगर वो अल्काइन है तो लिखिए इतना फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, अब देखो मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा नाम लिखना सीख लीजिए आप, और फिर संरचना बनाना भी सीख लीजिए। नाम भी लिखना है, संरचना बनाना है। मान लीजिए देखो, जैसे एल्केन के बहुत सारे सदस्य आपको दिए गए हैं, एल्केन वाले, हालांकि जान चुके हैं आप एल्केन के विषय में। जैसे आपको दिया गया क्या, देखो CH4 दिया जाए, पहला सदस्य है CH4, दूसरा क्या पता है C2H6, मतलब दोगुना दो ज्यादा कर देना है, C3H8, C4H10 कर देना है, C5H12 और C6H14, दोगुना दो ज्यादा, C7H16 हो जाएगा ना, दोगुना दो ज्यादा, C8H कितना हो जाएगा 18, C9H20 और C10H22, मतलब जानते रहो, बस ऐसे बना सकते हैं आप। वैसे अगर ध्यान दें आप, वैसे अगर आपका देखो एल्कीन दिया जाए, एल्कीन, तो उसमें क्या जानते हैं C2H4 मान लो आ जाए, ठीक है, अगर आ जाए आपको C3H6, आज मिल जाए C4H8, C5H10, C6H12, हाँ CH2, हाँ थोड़ा सा बता रहे हैं क्यों संभव नहीं होगा, बढ़िया प्रश्न है आपका। CH2 क्यों नहीं होगा पता है, जैसे इसका पहला सदस्य CH2 होगा, अगर आप CnH2n इसमें जो है n का मान 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, CH2 इंटू 1 H2 मिलेगा, फिर C1 आएगा, H2 इंटू 1 तो क्या आएगा, CH2 पहला सदस्य आएगा। तो देखो CH2 का मतलब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 2, संभव नहीं है, मतलब यहाँ जो है कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो एल्कीन में जो है आपके हिसाब से, रूल के हिसाब से पहला यही होना चाहिए, पहला यही होना चाहिए। अगर मैं एल्केन की बात करूँ, एल्केन में ठीक है, अगर एल्केन में रखो फार्मूला CnH2n+2 है, इसमें अगर आप n का मान बदल दो तो यही मिलेगा। अगर आपका n का मान 1 रखा आपने तो C1 मिलेगा, n बराबर 1 रखेंगे, C1H2 इंटू 1, n का मान 1 रखना है, +2, 2 कितना हो जाएगा 4, C1H4 या CH4, तो ये संभव है। इसके बाद 2 रखोगे, इसे बढ़ा लेना पड़ा, ठीक है, कर लेंगे इसे। लेकिन अगर यहाँ बात करें, n का मान 1 रखेंगे तो मिलेगा CH2, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 2 दिखाई दे रही है और कार्बन की वैलेंसी 2 संभव नहीं। तो आपसे कहे कि एल्केन का पहला सदस्य कौन है, एल्केन का पहला सदस्य मेथेन होता है, मतलब इसका नाम मेथेन, लेकिन एल्केन का पहला सदस्य ये नहीं होता है, ये संभव नहीं है, ये अस्थाई है। कैसा है, अस्थाई। पहला कौन होता है, एथीन, इसका नाम होगा एथीन, क्या नाम होगा। अच्छा मान लीजिए मैं बात करूं एल्काइन की, ठीक है, अल्काइन की बात करें तो मान लीजिए, हाँ पहला सदस्य देखो, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, इसका H2n, इसका H2n+2, उसका -2। तो अगर आप यहाँ n का मान 1 रखिए तो C1 आ जाएगा और H2 इंटू 1 -2, 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, ये तो गड़बड़ बात है, ये भी संभव नहीं है। जैसे C1 आ जाएगा, n का मान 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, H2 n का मान 1 -2, 2 - 2 0 आ जाएगा, C1H0, अर्थात यहाँ कार्बन की वैलेंसी 0 है, कार्बन के पास कोई H है ही नहीं, ये भी संभव नहीं हुआ। तो इन दोनों के प्रथम सदस्य n बराबर 1 रखने पर नहीं आते, n बराबर 2 रखने पर आते।
ठीक है, तो आप जब n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा, मान लो रखते हैं n बराबर 2, तो जानते हैं क्या मिलेगा, C2 मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ H2 इंटू 2 -2, तो 4 -2, तो समझ लो ऐसा ही बाद में कर लेना है, C3 अच्छा C7, इसका अच्छा बढ़ा ले क्या, H14, C8, H16, C9, H18, C10, H20, इतना पढ़ना ETC है, बहुत है। मान लो यहाँ रखा जाए तो दो शुरू करो, C2H2, C3H4, दो गुने से दो कम, C4H6, C5EH8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10, ठीक है। तो इनके सदस्य होंगे जिनका नाम आप आराम से लिख सकते हैं। मान लीजिए पहले का नाम लिखना हुआ तो यहाँ पहले का नाम मेथेन, शुरू मान नाम लिख, पहले का नाम मेथ लिखोगे फिर एन, तो हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा एथेन, दो कार्बन एथ लिखना है और एन, उसका क्या हो जाएगा प्रोपेन, अगले का होगा ब्यूटेन, अगले का क्या होगा पेंटेन, हेक्सेन, अगला क्या लिखेंगे हेप्टेन, वही लिख लो हेक्सेन, अगला है हेप्टेन, अगला क्या है ऑक्टेन, अगला है नोनीन, नोन होता है एन कर देंगे, अगला होगा डेकेन, ठीक है। इसकी बात की जाए इसमें क्या लिखेंगे एथीन, क्या लिखेंगे एथीन, इसके बाद प्रोपीन, इसके बाद ब्यूटीन, इसके बाद पेंटीन, इसके बाद हेक्सीन, इसके बाद क्या होगा हेप्टीन, ऑक्टीन, हाँ नोनीन, आगे कर लेना, इसके बाद डेकीन। मैं उधर बात कर लूं, क्या होगा एथाइन, प्रोपाइन, भाई प्रोपाइन कर देना है, इसके बाद ब्यूटाइन, इसके बाद पेंटाइन, इसके बाद हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, हाँ नोनाइन कर देंगे, डेकाइन, ठीक है ETC। तो इन सब के नाम ऐसे हो गए हैं, आप आराम से रिवाइज करते रहिए और घर से इसका स्ट्रक्चर बना के आइए, आप लोग प्रयास कीजिए, देखो इसका बनाने का प्रयास, इसका इसका कैसे बनाएंगे आप, जितना भी कार्बन लिख लेना, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से H लगा लीजिएगा आप लोग, ऐसे यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी शुरू के 5 बनाइएगा, इसके शुरू के 5, उसके शुरू के 5, उसके शुरू के 5, इन पांचों का स्ट्रक्चर बना के आइए आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक ना बोलिए।